नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो चैप्टर नंबर 6 जो है, यानी नियंत्रण एवं समन्वय। जो पहले चैप्टर नंबर 7 था, अब वो 6 नंबर चैप्टर है, क्योंकि आपका जो एक चैप्टर है वो रिड्यूस कर दिया गया है। अब जो नया सिलेबस के अनुसार ये 6 नंबर चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय। क्या मतलब होता है नियंत्रण व समन्वय? देखो, हमारा एक दिमाग जो है वो पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर पाता है, कैसे इस तरह के सारे का सारा बैलेंस जो बना रहता है, वो अपन सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तभी ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो के अंदर किस किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, क्या होता है मानव तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में बात करेंगे हम तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है, इसके जो भाग होते हैं कोशिकाएं, दुर्मिका और तंत्रिकाक्ष, ये जो इसके भाग होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। साथ में अपन देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको अपन समझने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है और कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक आपको लिखने होते हैं वो अपन वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है नियंत्रण एवं समन्वय। तो पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या होता है, फिर अपन चैप्टर के एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो उनका जो शरीर है अंगों और तंत्र से बना होता है। किससे बना होता है? अंगों से बना होता है और तंत्र से बना होता है, जो कि स्वतंत्र रूप में अपना अपना कार्य करने में क्या है, स्वतंत्र रूप में कार्य करने में क्या है, असमर्थ है। कैसे असमर्थ है? जैसे सिंपल सी बात करें, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिएगा। मान लो आपने क्या है, एक बाइक का एग्जांपल लिया है, मोटरसाइकिल का एग्जांपल लिया है। उसमें क्या होता है, अब देखिएगा, जैसे ही मोटरसाइकिल का इंजन काम करना स्टार्ट करेगा तो उसके टायर भी चलने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी लाइटें हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो भी ऑन हो जाएंगे। मतलब सारा जो सिस्टम है वो किसके कंट्रोल में होता है? इंजन के कंट्रोल में होता है। जैसे जैसे इंजन के आप अपने निर्देश देंगे इंजन को, वैसे वैसे इंजन क्या करेगा, टायरों से काम कराएगा। अगर आप स्पीड कम कर दोगे तो वो टायरों की स्पीड कम कर देगा, ठीक है। लेकिन क्या इंजन बंद होने के बाद में वो सारे काम कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही हमारा शरीर होता है। हमारे शरीर में हृदय अपने आप नहीं धड़कता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो इसको ये कार्य करने की सूचना देता है। इसी तरह के सारे कार्य हैं, वो कोई भी हमारा शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो अपने आप कार्य करने में, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, जब तक उसको दिमाग उस कार्य को नहीं करवाता। साम्यावस्था बनाने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अति आवश्यक है। अब क्या है, अब इन अंगों का आपस में क्या है, कनेक्शन बहुत जरूरी है। अब ये क्या है, अंग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, और इसके कनेक्शन से ही हमारा क्या हो सकता है, एक बैलेंस बना रहता है बॉडी में, इन अंगों का एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, जीवों में बाह्य और आंतरिक वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के, जो हमारे बाहर के वातावरण, हमारा शरीर क्या होता है, हमारे बाहर के वातावरण के अनुसार हमारा शरीर अपने आप को बदल लेता है। तो जीवों में बाह्य और आंतरिक, अब अंदर की और बाहर की जो वातावरण के बीच में जो संतुलन बनाए रखने के लिए जो क्षमता होती है, इसको संतुलन बनाए रखने के लिए उसको हम नियंत्रण कहते हैं। क्या कह देते हैं? नियंत्रण कह देते हैं। और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए जो भी प्रतिक्रियाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, सामान्य स्थिति बनानी है, उसके लिए जो जो प्रतिक्रियाएं करनी होगी उसको हम समन्वय कहते हैं, समन्वयन कहते हैं या समन्वय कह देते हैं। तो आपको समझ में आया? देखिएगा, जीवों में बाह्य और आंतरिक अंतर वातावरण के बीच में संतुलन बनाए रखने की जो क्षमता है उसको तो हम नियंत्रण कहते हैं। और साम्य स्थिति बनाने के लिए जो जो प्रतिक्रियाएं होती है, हमारे जो काम होते हैं अंदर बॉडी के अंदर, जो जो चेंजेस होते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं? समन्वयन कह देते हैं। जंतुओं में जैविक क्रियाओं के नियंत्रण व समन्वय हेतु विशेष तंत्र और अंग होते हैं। अब इसके नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या है, हमारे शरीर के सभी अंगों के नियंत्रण और समन्वय यानी उसके सभी की प्रतिक्रियाओं के लिए क्या होते हैं, एक अंग होते हैं, तंत्र और अंग होते हैं। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका या अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है तंत्रिका और एक अंतःस्रावी जो तंत्र है वो पाया जाता है। अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर किस तरह से हमारा जो ये है नियंत्रण होता है। उससे पहले हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो है मानव तंत्रिका तंत्र होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है।
ठीक है। तो देखिएगा मानव तंत्रिका तंत्र जो है एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण में क्या करता है, मध्य विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। देखिएगा क्या होता है, अब देखो जैसे हमारे अंग हैं, हमारे बॉडी का कोई भी अंग है, हमारा बॉडी का अंग वातावरण के अनुसार उसको आपस में क्या करेगा, सामंजस्य उस स्थिति में अपने को ढाल लेगा। ठीक है, जैसे हमारा शरीर क्या है अपनी स्थिति के अनुसार उस अंगों का क्या हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य यानी एक अंग का दूसरे अंग के मध्य सामंजस्य यानी आपस में कनेक्शन जो है वो स्थापित करता है। साथ ही विभिन्न अंगों के क्या होते हैं, कार्यों को नियंत्रित भी करता है। साथ में ये तंत्रिका तंत्र जो है ये एक ऐसा तंत्र है जो सभी कार्यों के, हमारे बॉडी में होने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यहां तक मैं बोल रहा हूं ये भी तंत्रिका द्वारा निर्धारित हो रहा है, मैं हाथ हिला रहा हूं, जो भी काम हो रहा है वो किसके कंट्रोल से हो रहा है, तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल से हो रहा है। हम बात करते हैं इस तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये मुख्य दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है मेरुरज्जु और एक होता है हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क और हमारे मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में एक मेरुरज्जु होता है। कहां पर होता है ये देखिएगा, यहां पर आप देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, और इसके पीछे ये क्या है, ये एक लंबी सी जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर रहती है, इसको हम मेरुरज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरुरज्जु। ये दोनों मिलकर क्या क्या बनाते हैं, इसको हम कह देते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें इस मस्तिष्क को भी हमने तीन भागों में बांट रखा है। एक हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। इन तीनों को भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को समझेंगे। हमने मस्तिष्क को तीन अलग अलग भागों में बांट रखा है, अब इन तीनों के कार्य भी अलग अलग हैं, वो भी अपन देखने वाले हैं। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, जो कौन कौन से, एक मेरुरज्जु और एक मस्तिष्क से मिलकर बना होता है। वहीं परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसके आगे जो भी तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, इसके आगे का जो भी जाल है, अब हमारी बॉडी में ऐसी क्या होती है, बहुत सारी जो तंत्रिकाएं हैं वो रहती है, जो हमारे शरीर में किसी भी स्थान तक जो सूचना है उसको पहुंचाने का और सूचना ग्रहण करने का काम करती है। तो ये सारा जो भाग है ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसको भी हम दो भागों से बांट सकते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है, वो तो इसके अंदर वो सारी क्रियाएं आती है जिसका नियंत्रण हम खुद कर सकते हैं, जैसे हाथ का हिलाना है, मेरा बोलना है, मेरा चलना है, ये सारे मेरे नियंत्रण के अंदर है, तो इसको हम कायिक तंत्रिका तंत्र कह देते हैं। वहीं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो स्वतः होते हैं, जैसे हृदय का धड़कना है, हृदय का धड़कना पर कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, हमारी पुतली के अंदर का साइज छोटा बड़ा होना और इस तरह के बहुत सारी क्रियाएं होती है, जो रक्त का परिसंचरण है, ठीक है, और रक्त के अंदर का जो रक्त जो अंदर फिल्टर करता है हमारा ऑक्सीजन को और उसको, तो ये सारे जो काम हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं वो अपने आप ही स्वतः ही होते हैं, उनको हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कह देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम तंत्रिका तंत्र को अलग अलग भागों में विभाजित करके आसानी से समझ सकते हैं। तो तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु और मस्तिष्क से मिलकर बना होता है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से बना होता है। तो देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद है हम बात करते हैं जो हमने देखा अभी वो ही समझते हैं यहाँ पे किस तरह से। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है, जो हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है उसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कह देते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो इसके अलावा जो भी भाग है यहां तक सूचना पहुंचाएगा हमारे दिमाग तक और वहां से वापस ले जाने का भी जो काम करेंगे, जो सारी तंत्रिकाओं का जाल होता है उसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में जो तंत्रिका कोशिका है वो क्या होती है, या जिसको न्यूरॉन कहते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिएगा इसकी संरचना को हम समझते हैं। इससे पहले हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, बच्चों ध्यान से सुनिएगा इसको, नेफ्रॉन क्या होता है। देखिएगा हमने जो पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई को हम क्या कह देते हैं, न्यूरॉन कह देते हैं। उत्सर्जन तंत्र की इकाई को हम क्या कह देते हैं, नेफ्रॉन कह देते हैं, वर्गाणु या नेफ्रॉन कहते हैं। जबकि हमारे तंत्रिका तंत्र की, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका कोशिका या फिर उसको न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है।
हमारे तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। यहां पर आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहली बात, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, ठीक है। हमारे उत्सर्जन तंत्र की इकाई उसको हम नेफ्रॉन या वर्गाणु कहते हैं, और हमारे तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कह देते हैं। इसके तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन सा? एक तो होता है कोशिकाएं, एक होता है कोशिका काय, एक होता है दुर्मिका और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष। इसकी संरचना कुछ इस जैसे होती है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इसकी तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यही होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? एक कोशिका है, पूरी क्या है? एक कोशिका, ठीक है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। देखिएगा, पहले डायग्राम को समझते हैं। ये बाहर जो आपको धागे जैसी संरचना दिख रही है, ये बाहर से ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है बाहर धागे जैसी संरचना, इसको हम दुर्मिका या फिर क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। दुर्मिका या डेंड्राइट कहते हैं। ये जो बाहर धागे जैसी, इसके बीच वाला ये वाला भाग है, ये कहलाता है कोशिका काय। ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है कोशिका काय। ये अंदर वाला भाग है कोशिका काय। और इसके जैसे ये पीछे पूंछ वाली जो संरचना है, ये जो पीछे पूंछ संरचना है, इसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। इसके बीच में ये केंद्रक है, ठीक है। कोशिका का केंद्रक होता है, वो केंद्रक है। और ये इसका अंतिम सिरा है। तंत्रिका का, कोशिका का क्या है? अंतिम सिरा है। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन किसे कहते हैं? इसकी संरचना आपको चित्र सहित समझानी होती है, बतानी होती है। तो देखिएगा बच्चों, आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या करना है? तीनों भागों को लिखना है अलग अलग। पहले सबसे पहले कोशिका काय। ये कोशिका काय क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग, ये बीच वाला जो भाग होता है, ठीक है। सबसे बड़ा यही भाग है, देखो इसके अंदर, और सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर केंद्रक है, इसके अंदर, ठीक है। कोशिकांग है। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, ठीक है। ये सारे इसके जो कोशिकांग होते हैं। और इसके साथ में इसके अंदर छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह की ये संरचना होती है कोशिका काय। ये तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंदर केंद्रक, कोशिकांग और जो छोटे छोटे न्यूरोफाइब्रिल्स के तंतु पाए जाते हैं, ये आपको इसके अंदर लिखना है। दूसरा है दुर्मिका या डेंड्राइट। क्या होते हैं? कोशिका काय से कुछ पतले और छोटे तंतु निकले होते हैं। कोशिका काय से देखो, ये बाहर की तरफ पतले और छोटे तंतु निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्मिका कहते हैं। क्या कह देते हैं? ये जो बाहर, इसके बाहर धागे जैसी ये संरचना इससे बाहर निकल रही है, इन सभी को हम दुर्मिका या डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करके कोशिका काय तक पहुंचाते हैं। जो भी सूचना होगी, कहां से? हमारे मसल से, हमारे मांसपेशियों से, या जहां से भी इसको सूचना मिलेगी, तो ये सूचना को ग्रहण करेगा और इस कोशिका काय तक पहुंचा देगा। यहां से मान लो इसको सूचना मिली, इसने ग्रहण किया और कोशिका काय तक पहुंचा दिया। ये काम कौन करता है? ये दुर्मिकाएं करती है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम इसके बाद में देखते हैं। अगला जो हमारा तीसरा भाग है, वो उसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। ये कोशिका काय से एक मोटा और लंबा जो तंतु निकला होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष या इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सॉन कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष के चारों ओर तंत्रिकाक्षद से घिरा होता है। ये तंत्रिकाक्षद से घिरा होता है। देखिएगा, इसके बाहर ये अंदर वाला भाग है ना, ये लाल वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है लाइन, ये है तंत्रिकाक्षद। इसके बाहर ये क्या है? जो तंत्रिकाक्षद की एक संरचना बनी हुई है, ठीक है। क्या बनी हुई है? तंत्रिकाक्षद से घिरा होता है। यह श्वान कोशिकाओं का बना होता है। ये किसका बना होता है? श्वान कोशिकाओं का। ये क्या है? अब देखो, जैसे मान लो अपने एक सिंपल सी वायर है, एक मान लो लाइट की तार है, उसके ऊपर हम रबड़ का कवर लगा देते हैं ताकि उसके अंदर से जो करंट है वो बाहर नहीं निकले। और वो जो ऊपर जो पदार्थ लगाते हैं वो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है, उसके अंदर से करंट नहीं आता है। इसी तरह से ये जो ऊपर वाला भाग है इसका, तंत्रिकाक्षद है, ये क्या काम करता है? जब इसके अंदर से कोई सूचना जाती और आती है, तो इसके बाहर वाला भाग वो होता है जो इससे क्या होता है? विद्युत रोधी कह सकते हैं, या जो सिग्नल रोधी होता है। इसके अंदर से इसका सिग्नल बाहर नहीं आ जाए, इस तरह से ये क्या होता है? इसको कवर किए रहता है। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ये क्या है? तंत्रिकाक्ष का अंतिम भाग अनेक सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाता है। अब इसका ये जो भाग है, अंतिम भाग, ये अनेक छोटे छोटे भागों में जाकर विभक्त हो गया है, ठीक है। अनेक भागों में जाकर विभक्त हो जाता है, ठीक है, जिसे वृक्षाक्षद कहते हैं। वृक्षाक्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षाक्षद।
वृक्षासद का मतलब क्या है, इसके छोटी छोटी जो अलग अलग ब्रांचें निकल गई है, इसकी शाखाएं जो निकल गई है, इसको हम वृक्षासद कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षासद। वृक्षासद के प्रत्येक तंतु का अंतिम सिरा एक बटन नुमा आकृति का होता है। इसका अंतिम सिरा क्या है? एक बटन नुमा आकृति का होता है, आकृति में रूपांतरित होता है, जिसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक बटन कहते हैं। देखिएगा सिनेप्टिक बटन क्या है, यहां पर समझिएगा। तो इसके अंतिम सिरे के ऊपर यहां पर देखेंगे तो ये एक इस तरह की संरचना बनी होती है। देखो ये बटन जैसी इस तरह की संरचना है, बटन नुमा संरचना है, जिसको हम क्या कह देते हैं? सिनेप्टिक बटन कहते हैं। ये क्या है? ये ही हमारे क्या होते हैं? ये सिनेप्टिक बटन जो हैं वो इस तरह से होते हैं। देखिएगा तो ये जो हमारे जो भाग होते हैं, बटन जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक बटन कहते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या है? दो न्यूरॉन के बीच या दो तंत्रिका कोशिका के बीच पाए जाने वाले क्रियात्मक और संरचनात्मक संबंध या खालिस्तान जो है। अब देखो एक तंत्रिका के बाद में दूसरी तंत्रिका जुड़ी होती है। अब देखिएगा यहां से समझिएगा, अब इसके नीचे इसके आगे एक और ऐसी संरचना जुड़ी होगी, सेम संरचना इसके आगे यहां से जुड़ी होगी इस तरह की। ठीक है, जैसे मान लो इसको बनाने की कोशिश करें, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। ये इसकी संरचना है। अब ये क्या है? ये इससे धागे जैसी संरचना निकली। ठीक है, अब जैसे हम बात करें यहां से क्या है? एक तंत्रिका के बाद में दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है, उसके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। जिस खाली स्थान को हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कह देते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ये पूछा जाता है आपको, दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है? यह संरचनात्मक या क्रियात्मक व संरचना संबंध को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अब आप कहेंगे सर जब इसमें खालिस्तान होता है तो ये सूचना लेके यहां तक जा रहा है, तो आगे सूचना पहुंचेगी कैसे? तो इसमें स्पेशल तरह का क्या होता है? एक रसायन होता है। वो रसायन क्या करता है? अगली कोशिका तक सूचना पहुंचाने का काम करता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया किस तरह से ये काम करता है? तो देखिएगा दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? खालिस्तान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खालिस्तान पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कह देते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और यहां पर ये ध्यान रखना है, ये जो लास्ट में जो बटन जैसी संरचना होती है तंत्रिका कोशिका की, ठीक है, अंतिम सिरे पर, उसको हम सिनेप्टिक बटन कहते हैं। तो याद रखना ये सिनेप्टिक बटन है और खालिस्तान को सिनेप्स कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये तंत्रिका कोशिका हमारे मसल से, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं पेशियों से किस तरह से जुड़ा होता है। तो देखिएगा ये हमारी क्या है? मसल्स कोशिका है, मांसपेशियों की कोशिका है। इसके ऊपर ये देखो डेंड्राइट आके इस तरह से चिपके हुए हैं। अब जो भी सूचना हमारी त्वचा से या जहां से भी मिलेगी इसको ग्रहण करेगा और आगे कोशिका काय तक पहुंचाएगा। कोशिका काय आगे से आगे तक पहुंचाते पहुंचाते हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है, या जहां पर भी हमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वहां तक पहुंचा देती है। अब इस तरह से कैसे जुड़ी हुई है? देखो ये तंत्रिका कोशिका हमारी मांसपेशियों से इस तरह से जुड़ी होती है, और ये एक सिरे को आप यहां से जूम करके देखो तो ये इस तरह से इसके अंदर क्या होता है? फिट हुए रहता है, इसको कनेक्ट रहता है। तो ये हमारी मांसपेशियों से किस तरह से जुड़ी हुई है ये हम देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, हमने देखा यहां पे हमने ये देख लिया कि हमारी तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी होती है, ठीक है, और वो किस तरह से एक से दूसरे तक सूचना पहुंचाता है। ठीक है, अब क्या होता है देखिएगा, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। तो जैसे ही हमारी सूचना इसको मिलती है, सिग्नल मिलता है, मान लो मांसपेशियों से कोई भी खिंचाव करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर हाथ को भी ऐसे मोड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर इसको सिग्नल मिला है कि मांसपेशियां आपस में सिकुड़ रही है, तो इसने तंत्रिका ने सूचना ग्रहण की, ठीक है, और ये इसने आगे से पहुंचाते पहुंचाते हमारे दिमाग तक पहुंचा दी। ये आगे से आगे दूसरा कनेक्ट होता है तंत्रिका, अगली तंत्रिका तक अलग, तो हमारे दिमाग तक पहुंच। दिमाग ने कहा इसकी मांसपेशियां थोड़ी सी खींचनी है ताकि क्या हो जाए, हाथ मुड़ जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी सूचना पहुंचाने का, और वापस पहले दिमाग तक क्या करता है, वो सूचना को लेके जाता है, फिर दिमाग जो ऑर्डर देता है वापस से वो वहां तक, उस स्थान तक, उस अंक तक पहुंचाता है। ये है इस तंत्रिका कोशिका का कार्य। इसके बाद में हम बात करें, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। क्या टॉपिक है, प्रतिवर्ती क्रिया। देखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया मतलब क्या होता है, किसी उद्दीपन के पर, उद्दीपन का मतलब होता है कोई बाहर से कोई इसको क्या मिला है, कोई सूचना मिल रही है, ठीक है, कोई चेंजेस हो रहा है बॉडी के अंदर, तो के परिणाम स्वरूप शीघ्र पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब देखो क्या होता है, किसी उद्दीपन के लिए, मतलब कोई भी क्या हो रहा है, उद्दीपन का मतलब एक आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो
कोई भी पर्यावरण में बदलाव कह सकते हैं, एक तरह से बदलाव। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो मैंने इस बोर्ड के हाथ टच किया और मान लो ये बोर्ड बहुत गर्म था, तो मेरा हाथ मैं इसके सामने देखूं या नहीं देखूं, हाथ मेरा लगते ही क्या हो जाएगा, अचानक से हट जाएगा। अचानक से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैं कोई बहुत अच्छा खाना देखूंगा सामने तो मेरे मुंह के अंदर पानी अपने आप आने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप पानी होने लग जाएगा। तो ये जो क्या है, उद्दीपन होता है। ये क्या होता है, उद्दीपन। अब ये उद्दीपन जैसे ही हमें मिला, हमने देखा, किसी भी ऑर्गन से, आंख भी हमें सेंस करती है, ठीक है, त्वचा से टच करने पर भी हमें क्या होता है, हमें संवेदी सूचनाएं मिलती है। तो होने वाले स्वचालित और अनैच्छिक क्रियाएं, अब उसका कंट्रोल नहीं है हमारे अंदर। हम नहीं चाह कर भी उस, जो जैसे मान लो बहुत स्वादिष्ट खाना हमने देखा है, हम चाह कर भी आने वाली मुंह में आने वाली लार को नहीं रोक सकते, ठीक है। आप एक बार हाथ लगाओगे किसी भी भैंस के ऊपर या कहीं भी लोहे की कोई वस्तु है, बहुत ज्यादा गर्म है, आपने हाथ रखा, अचानक से हाथ हट जाएगा। आप सोचोगे उससे पहले तो हाथ हट ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है अनिच्छिक, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप होगी। उन क्रियाओं को हम क्या कह देते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में लार का आना। अगर हम बहुत स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में जो लार आने लग जाती है, ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ही होता है। कांटा चुभने पर पैर झटके से ऊपर की ओर खींच लेना। जैसे मान लो आप चल रहे थे और अचानक से आपके पैर के नीचे कोई कांटा आ गया है, तो आप अचानक से पैर को क्या करोगे, फटाक से हटा लोगे, ठीक है। थोड़ा सा चुभने लगेगा, आप हटा लोगे। तो इससे क्या होता है, जो प्रतिवर्ती क्रिया हुई है उसी के कारण ऐसा हो पाता है। तेज प्रकाश में आंख की पुतली का साइज सिकुड़ जाता है। जैसे बहुत तेज लाइट आ रही है, आप सूरज के सामने देखने की कोशिश करो, अपने आप आपकी आंखें क्या है, बंद हो जाएगी। या ज्यादा तेज रोशनी में आप चले गए हैं तो पुतली, आंख के अंदर जो पुतली होती है उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ताकि हमारे आंख के अंदर बहुत ज्यादा लाइट ना जाए। इसके अलावा हो गया छींकना, जो छींक हमें आती है, खांसना हो गया, ये सारी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आएगी तो आएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होती है। किसके कारण होती है, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। अब देखिएगा होती कैसे, ये प्रतिवर्ती क्रिया जो है किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ये मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसको हमारा दिमाग कंट्रोल नहीं करता है, मेरुरज्जु करता है। कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। देखिएगा कैसे होता है, इसको समझते हैं अभी। आप इतना ध्यान रखो अभी एक बार, मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल होती है। अब देखो एक और शब्द आता है प्रतिवर्ती चाप। क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया हमें समझ में आ गई कि किसी उद्दीपन के परिणाम स्वरूप शीघ्रता से जो स्वचालित यानी अपने आप और अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है उसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन मतलब कोई हमें सूचना मिली है, उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर के अंदर जो अपने आप होने वाली क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, उसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कह देते हैं। अब इसको नियंत्रित कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। अब प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, उद्दीपन के हाथ या पैर की त्वचा से मेरुरज्जु तक पहुंचने वाला, अगर अब उससे क्या है, जो सिग्नल मिला है, अब जैसे मान लो मैंने हाथ को टच किया तो ये बहुत गर्म था, तो इससे जो सूचना मिली है उसको क्या करेगा, वो उद्दीपन यानी जो बदलाव हुआ है, यानी हमारी जो त्वचा के अकॉर्डिंग इसका जो टेम्परेचर है, ताप है, वो नहीं है, तो जल्दी से इसके उद्दीपन जो हुआ है, मतलब जो इसमें बदलाव जो हुआ है, हमारा शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा, तो वो जल्दी से क्या करेगा, हाथ के, अगर हाथ में हो रहा है तो हाथ के जो मांसपेशियां हैं उसको क्या करेगा, हाथ की त्वचा से मेरुरज्जु तक क्या करेगा, वो फटाक से सूचना पहुंचाएगा, ठीक है। वो तंत्रिका द्वारा फटाक से कहां सूचना पहुंचा देगा, हमारे मेरुरज्जु तक। अब मेरुरज्जु क्या करेगा, उस मेरुरज्जु से फिर वो अनुक्रिया होगी, जो क्रिया होनी है वो होगी, और वो क्या करेगा, उस हाथ या पैर की पेशियों तक पहुंचाएगा, वापस वो क्या देगा, सूचना देगा कि हाथ या पैर है, उसको जल्दी से क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए। तो वो सूचना वापस पहुंचेगी कहां तक, हमारी उस भाग तक पहुंचेगी जहां हाथ या पैर में जहां पर भी ये क्रिया हो रही है, उद्दीपन हो रहा है, वहां तक पहुंचेगी। और यहां तक के पहुंचने का जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, वहां से हमारी सूचना हाथ से, मान लो यहां उंगलियों से हुई थी बदलाव, तो उंगलियों से लेके पहले सूचना हमारे मेरुरज्जु तक पहुंची, मेरुरज्जु हमारे रीढ़ की हड्डी में पीछे होता है, यहां तक पहुंची, यहां से वापस जो हमें चेतावनी दी गई है, जो सिग्नल दिया गया है, वो वापस यहां तक पहुंचेगा। तो ये जो क्रिया है यहां से यहां तक पहुंचने का, ये प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप। देखिएगा इसको डायग्राम से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो क्रिया है मैं अभी समझा रहा था आपको, वही है। ये देखिएगा, ये जो आपको पीले कलर वाला भाग दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, मेरुरज्जु है। ये क्या है, मेरुरज्जु है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे ही मान लो आपके गर्म किसी भी, मान लो आप बर्तन को छुएं तो क्या होगा,
ये बाहरी, ये उद्दीपन हुआ एक, ठीक है। इससे क्या करेगा, ये हाथ फटाक से आगे तंत्रिका द्वारा क्या करेगा, तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचना पहुंचाएगा कहां तक, मेरुरज्जु तक। जैसे ही हमारी कोशिका मेरुरज्जु तक सूचना पहुंचेगी तो मेरुरज्जु ही इसको क्या कर देगा, वापस सूचना दे देगा, इसको ऑर्डर दे देगा कि जल्दी से वहां से हाथ को क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए। अब यहां तक का जो ये क्रिया बन रही है, इस तरह का जो आकृति बन रही है, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इससे आगे का भाग जो है हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो क्रियाएं होती है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये हमारा मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। अब ये सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचेगी और दिमाग से वापस यहां तक ऑर्डर पहुंचेगा, तब तक हमारा जो हाथ है वो बहुत ज्यादा जल सकता है। इसलिए ये बहुत जल्दी करने के लिए, शीघ्रता पूर्वक करने के लिए इसको कंट्रोल हमारा मेरुरज्जु ही कर लेता है और वापस सूचना भेज देता है हाथ को वहां से हटाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहां से क्या करना है, संवेदी तंत्रिका कोशिका, मतलब संवेदी मतलब जो सूचना को ग्रहण करने वाली जो संवेदी होती है, कोशिकाएं होती है, वो यहां से, ठीक है। और फटाक से आकर वापस ये मांसपेशियों को ऑर्डर देती है कि हाथ को वहां से वापस खींच ले जाए। तो मांसपेशियां जैसे सिकुड़ती और फैलती है, उसी की वजह से हमारे हाथ पांव जो है वो हिलते हैं। ठीक है, तो ये था, आपसे पूछा जाए प्रतिवर्ती चाप का आपको चित्र बनाना है तो इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं, ये जो प्रतिवर्ती चाप है इसके क्या क्या भाग होते हैं, कैसे वर्क करता है, इसके स्टेप क्या हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, ये संवेदी अंग उद्दीपन ग्रहण करता है। जो भी अंग है, हाथ है, पैर है, जहां उद्दीपन जो हुआ है, ठीक है, जो बदलाव हुआ है वहां पे, ठीक है, जो भी एक्शन हुआ है वहां पे, उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद में संवेदी अभिग्राही तंत्रिका, जो सूचना को ग्रहण करने वाली तंत्रिकाएं होती है, उद्दीपन के आवेग को, उस उद्दीपन के आवेग को मतलब उस सिग्नल को, ठीक है, हमारे मेरुरज्जु तक ले जाती है। उसने ग्रहण किया और हमारे, जैसे हमने यहां पर देखा, यहां पे हमें कुछ महसूस हुआ यहाँ पे कि ये बहुत गर्म है, तो इसने क्या किया, सूचना को लिया और हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचाया। पहले तो इसने क्या किया, उद्दीपन को ग्रहण किया कि ये हमारी त्वचा के, हमारे बॉडी के अनुकूल नहीं है, तो इसने पहले तो ये सूचना ग्रहण की, ठीक है। फिर क्या किया, यहां से इसको कहां पहुंचा दिया, हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया। मेरुरज्जु तक पहुंचने के बाद में क्या होता है, मेरुरज्जु उद्दीपन के आवेग को ग्रहण करता है, उस सूचना को ग्रहण करता है और फिर उसको आवश्यक निर्देश दे देता है, उसको क्या देता है, ऑर्डर दे देता है, और वो वापस उस ऑर्डर को वापस कहां तक पहुंचाया जाता है, उसी स्थान तक पहुंचाया जाता है। अब वो वापस ऑर्डर क्या कर दिया जाता है, उसको पहले उस उद्दीपन को, सूचना को ग्रहण किया, अब उसको ऑर्डर दे दिया है वापस, ठीक है। और अपवाही तंत्रिका निर्देश के आवेग को संबंधित अंग तक ले जाती है। अब जो सूचना को लेकर आने का काम करने वाली तंत्रिका है, एक तो सूचना लेके जाने वाले काम करती है, एक वापस लेके आने वाली जो तंत्रिका होती है, वो उस निर्देश को, यानी उस ऑर्डर को ग्रहण करती है और उस अंग तक पहुंचा देती है जहां तक वो उद्दीपन हो रहा है, जिस अंग पर, जहां पर, जिस भाग पर वो उद्दीपन हो रहा है वहां तक पहुंचा देती है। और पेशियां निर्देशानुसार, जो हमारी मांसपेशियां हैं, दिए गए निर्देश के अनुसार प्रतिवर्ती क्रिया करती है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया मतलब वहां से हाथ जो है वो हट जाता है। तो ये क्रियाएं इस तरह से होती है। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, और प्रतिवर्ती चाप किस किस तरह से काम करता है, कौन से स्टेप में काम करता है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके अंदर जो मेन ध्यान रखने वाली जो दो बातें हैं वो कौन कौन सी है, एक तो आपको तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना, चित्र और इसके बारे में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अभी तक का आपको इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से तैयार करें। और दूसरा जो है हमारा, कई बार पूछ लिया जाता है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है या प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। एक बार एग्जाम में प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम ही पूछ लिया था, तो वो भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।